कहको केस एक लड़का है जो सोना पसंद करता है। उसे एक योगिनी लड़की के साथ सपनों में रोमांच का अनुभव होता है। जागने के बाद वो उसे अपने बगल में पाता है और वे जापान भर में एक साथ नए रोमांच की शुरुआत करते हैं। इस एनिमे का पहला एपिसोड कितासी नामक एक युवक से शुरू होता है जो एक कंपनी में काम करता है। जब वो अपना काम खत्म करता है तो वो अपना सामान इकट्ठा करता है और घर जाने के लिए उसका दोस्त उसे बुलाता है और बताता है कि उनका डिपार्टमेंट आज एक पार्टी आयोजित कर रहा है और पूछता है कि क्या वह इसमें शामिल होना चाहता है। कैसी मना कर देती है क्योंकि वो हमेशा टाइम पर निकलता है और कभी देर तक नहीं रुकता। फिर वो अपने साधारण घर लौटता है ठीक उसी समय जब वो टाइम पर काम छोड़ना पसंद करता है। कटासी एक रेगुलर ऑफिस एम्प्लॉय है जो प्रमोशन की तलाश में है। उसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसका मुख्य हॉबी सोना है। हम ये भी सीखते हैं कि कितासी बचपन से ही इमेजिनरी वर्ल्ड से मोहित रहा है जो सोर्ड्स, शील्ड्स, मैजिकल बैटल्स और विक्ट्री से भरी हुई है। वो ऐसी स्टोरीज को बार बार पढ़ता है जब तक कि बुक्स घिस न जाएं। एक दिन उसे ड्रीम्स आने लगते हैं और जब वो जागता है तो खुद को दूसरी दुनिया में पाता है, सोर्ड्स और मैजिक की दुनिया। अब एक अडल्ट होने के नाते वो अभी भी इन एडवेंचर्स का आनंद लेता है जैसे वो अपने सपनों में करता था। वो मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हार जाता है और अचानक जाग जाता है। हर दिन अपने बेड पर वो वास्तव में हॉरिफाइंग सर्कमस्टेंसेस का सामना करता है, लेकिन वह जो अमेजिंग लैंडस्केप देखता है उससे सब कुछ कम बुरा लगता है। इसके बाद हम काजुहिको को देखते हैं जो सीन्स की प्रशंसा कर रहा है जब उसकी फ्रेंड मैरी उसके पास आती है। मैरी एक योगिनी है और अपनी युवा अपीयरेंस के बावजूद 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रही है। उसकी आइज नीले हैं। काको उसका ग्रीटिंग करता है क्योंकि उसने उसे कुछ टाइम से नहीं देखा है क्योंकि वह मैजिशियन गिल्ड में शामिल होने के बाद बिजी हो गई थी। मैरी उसे बताती है कि वह एक योगिनी जैसी दिखती है क्योंकि वो अभी भी प्रिमिटिव तरीके से रहती है। जैसे कि काजू हाको उसे नाजुल के पास के रूइंस की खोज में शामिल होने के लिए कहता है जो एक सबमर्ज्ड सिटी है जो मिस्टीरियसली 1000 साल पहले गायब हो गया था। रूइंस में वोर के कोई निशान नहीं है, हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी प्रिजर्व है। मैरी मना कर देती है क्योंकि वो उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती है। काजू फिर उसके साथ अपना लंच शेयर करने की ऑफर करता है और वो सहमत हो जाती है। जैसे ही वे रूइंस की ओर बढ़ते हैं वे सिटी और इसकी सिविलाइजेशन पर चर्चा करते हैं जो एक मिस्टीरियस डिजीज के कारण ढह गई। मैरी समझ नहीं पाती है कि इतना एडवांस्ड मैजिकल सिटी इतने सिंपल रीजन से कैसे गिर सकता है। काजू हाको जवाब देता है कि उसने सुना है कि ये रीजन के साथ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है और वह इसे सॉल्व करना चाहता है। हालांकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। वे सिटी में प्रवेश करते हैं जो बहुत डार्क है। मैरी अपने लाइट मैजिक का उपयोग करके आसपास के एनवायरनमेंट को रोशन करती है जिससे पता चलता है कि रूइंस बहुत विशाल है। उनमें से कोई भी ये नहीं समझता कि सिटी 1000 साल तक कैसे सर्वाइव कर रहा है। वे आखिरकार आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ लेते हैं, इसलिए वे अपना लंच करने बैठ जाते हैं। जब मैरी किको का लंच बॉक्स खोलती है तो उसे अपने सभी फेवरेट फूड आइटम्स अंदर मिलते हैं। वो खुशी से खाती है क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और कजाक उसे खाने के साथ पीने के लिए एक कप टी देता है। फिर वो उसे बताता है कि ये फूड कोल्ड होने पर और भी बेटर लगता है क्योंकि उसने इसे स्प्रिंग वेजिटेबल्स के साथ तैयार किया है जिससे ये न्यूट्रिशियस है। मैरी उसे डिलिशियस फूड के लिए धन्यवाद देती है और फिर उससे पूछती है कि वो कहाँ पैदा हुआ था। वो जवाब देता है कि वो जापान में पैदा हुआ था, लेकिन मैरी को ये नहीं पता क्योंकि ये देश किसी भी मैप पर नहीं है। वो बताता है कि ये दूर के आइलैंड्स पर स्थित एक देश है। फिर वो उसे अपने सभी एडवेंचर्स में शामिल होने के लिए कहता है। वो उसे बताती है कि वो मैजिक का स्टडी करने में बिजी है, लेकिन उसे समय पर उसके साथ शामिल होने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वे सिटी की एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं। और मैरी एक मॉन्स्टर को देखती है जो उसे डराता है और वो काजू हाको के साथ छिप जाती है। जब काहिको मॉन्स्टर को देखता है तो वो उसे ग्रीट करने के लिए दौड़ता है क्योंकि वे पुराने दोस्त हैं। वो मैरी को बताता है कि क्रीचर बहुत पहले से उसका फ्रेंड है। हालांकि मैरी उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती है और बहुत हैरान है कि काजू हाको ने मॉन्स्टर की लैंग्वेज सीखी। काजू हाको बताता है कि उस पर कई बार अटैक किया गया था, इसलिए उसका मानना है कि उसे इसे सीखने में 3 साल लगे। आर्य पूछता है कि मॉन्स्टर ने क्या कहा और कजाक जवाब देता है कि मॉन्स्टर ने उसे बताया कि ये क्षेत्र में ड्रैगन ब्रीडिंग का सीजन है, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। मैरी ड्रैगन के एग्स देखने के लिए कहती है, लेकिन काजू ये कहते हुए मना कर देता है कि ड्रैगन्स अपने ब्रीडिंग सीजन में वाइल्ड और डेंजरस होते हैं। फिर वे एक ऐसी जगह में प्रवेश करते हैं जहां ड्रैगन है और ये अंदर और भी डार्क है। मैरी काजी हाइको पर एक नाइट विजन स्पेल डालती है जिससे वो देख सकता है कि क्या हो रहा है। वो एक ड्रैगन को देखता है
और उसे पता चलता है कि जो आवाज उन्होंने पहले सुनी थी वो एक सोते हुए ड्रैगन की सांस लेने की थी। जब मैरी उस पर ध्यान केंद्रित करती है तो वो देखती है कि ड्रैगन अंधेरा है, रंगीन और उसके चारों ओर मैजिकल ऊर्जा घनी है। वो कंक्लूजन निकालती है कि ये एक मैजिकल ड्रैगन हो सकता है जो ब्रीद लेने से ही मैजिकल एनर्जी पैदा करने में सक्षम है। वो बहुत स्कैर्ड हो जाती है क्योंकि ये ड्रैगन रिप्रोडक्शन के सीजन में हर 1000 साल में एक बार ही दिखाई देता है। फिर वे ड्रैगन से एक साउंड सुनते हैं और वे ये सोचकर डर जाते हैं कि शायद उन्होंने इसे वेकअप कर दिया है। आशा को उसे काम रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर कुछ होता है तो वे हमेशा बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अचानक डोर्स बंद हो जाते हैं और लाइट्स चली जाती है और वे अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। मैरी और काजुही को स्कैर हो जाते हैं। मैरी कहती है कि वे अब ट्रैप्ड हो गए हैं और ड्रैगन उन पर अटैक करने के लिए खड़ा होता है। काजू मटर्स, ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूं। कम से कम आज मैं एग्स देखना चाहता था। लेकिन फिर कतासी अपने ड्रीम से उठता है और कहता है कि ये मेरे पर्सनैलिटी का मिस्टेरियस साइड है। मैं एक सिंपल ऑफिस एम्प्लॉय हूं, लेकिन मैं अपने ड्रीम्स का आनंद लेता हूं और मैं उनमें लंच भी कर सकता हूं। काश मैं और ज्यादा देर तक रह पाता। वो अपने बगल में किसी को देखता है और मैरी को देखता है जो उसके साथ है। ड्रीम ये वर्ड ए था जिसने उसके लाइफ की सबसे मिस्टेरियस चीज के प्रति उसके पर्सपेक्टिव को बदल दिया। जब मैरी जागती है तो काशी हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वे ड्रैगन की ब्रेथ में है। वो देखता है कि मैरी खिड़की से बाहर देख रही है। वो पूरी तरह से हैरान है। फिर मैरी काशी से इस प्लेस के बारे में पूछती है और काशी खुद से सोचता है कि वो हैरान होगी। वो अकेली ऐसी जगह चली गई है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। मैरी खुशी से उससे कहती है कि अगर तुम इस तरह की टॉल बिल्डिंग में रहते हो तो तुम जरूर रिच होगे। मैंने पहले कभी इतना एडवांस्ड सिटी नहीं देखा। काशी मैरी को देखकर खुश होता है। वो किसी अम्यूजमेंट पार्क में पहली बार जाने वाले पर्सन की तरह एक्साइटेड होता है। वो उससे टावर के बारे में पूछती है और कहती है कि ये क्लियर है कि टॉप मैजिशियन यही रहते होंगे। कतासी जवाब देता है कि टावर को स्काई ट्री कहा जाता है। अभी व्यू अद्भुत है क्योंकि चेरी ब्लॉसम का सीजन है। चलो इसे देखने चलते हैं। मैंने आज छुट्टी ली है, इसलिए मैं तुम्हें वो एरिया दिखाऊंगा जहां मैं रहता हूं। हम कहीं जाकर खाना खा सकते हैं। कहीं काशी को लगता है कि ये वर्ल्ड अलग है। उस पर ड्रैगन की ब्रेथ उसे याद दिलाती है कि वो उसे अपने साथ इस प्लेस क्यों लाया है। मैरी खुशी से कई क्लोथ्स की तारीफ करती है और कहती है कि वो उनमें फ्रीली घूम सकती है। कतासी उससे कहती है कि ऑनेस्टली कहूं तो मुझे यकीन नहीं था कि क्या चूज करना है, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम जो भी पहनती हो वो तुम्हें सूट करता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये जापान है जिसके बारे में तुमने बात की थी। कतासी जवाब देता है कि हम सिटी में सब कुछ देखने जाएंगे और तुम एक ऐसी वर्ल्ड में कदम रखोगे जो तुम्हारे लिए अनफेमिलियर है। और बाद में हम मैरी को देखते हैं जो कार में सवारी करने से बहुत डरती है। वो कहती है कि ये प्लेस ब्यूटीफुल और अमेजिंग है, यहाँ रहना इजी है। कतासी जवाब देता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। या तो वे फिर कुछ खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। आरी कतासी से पूछता है मुझे समझाओ कि मैं जापान में क्या कर रहा हूँ। मुझे ड्रैगन के अटैक के बाद कुछ भी याद नहीं है। मैं अचानक खुद को ऐसे कंट्री में पाता हूँ जहां मुझे समझ नहीं आता उनकी लैंग्वेज या राइटिंग, और उसके ऊपर मैं अडल्ट हो गया हूं कि आंसर मुझे भी ज्यादा समझ नहीं आता, इसलिए मेरे एक्सप्लेनेशन का एक हिस्सा सिर्फ गेस है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे पूछती है कि क्या उसने अपने ड्रीम्स में उन प्लेसेस की यात्रा की है जहां वो कभी नहीं गई। वो मेरे लिए जारी रखता है हमारे साथ किए गए सभी एडवेंचर्स इस तरह से हुए, वे ड्रीम्स की वर्ल्ड में हुए। मैं तुम्हें यहाँ किसी रीजन से मिला जब मैं आज सुबह उठा और मुझे उस मोमेंट एहसास हुआ कि ड्रीम सच था। मैरी पूछती है क्या तुम अपने ड्रीम्स में दो वर्ल्ड्स के बीच यात्रा करते हो। काशी आंसर देता है कि ये सिर्फ नींद नहीं है जो मुझे वहां से यहां वापस लाती है। मॉन्स्टर के अटैक भी मुझे वापस लाए, शायद इसलिए क्योंकि मैं उस मोमेंट तुम्हें थामे हुए था। मैं तुम्हें अपने साथ इस वर्ल्ड में ले आया, लेकिन तुम जीवित हो। मुझे लगता है कि जब तुम सोओगे तो तुम अपनी वर्ल्ड में वापस आ पाओगे। मेरा मानना है कि टाइम दोनों वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से बहता है और मैं जो टाइम वहां बिताता हूं वो मेरे डेवलपमेंट में जुड़ सकता है यहाँ। तब मैरी भोजन देखती है और वह इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और खाने का भरपूर आनंद लेती है। बाद में कतासी उसे चेरी के फूल देखने ले जाता है और मैरी बहुत खुश होती है। वो कहती है कि यहाँ बहुत सारी सोल्स हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। काजी जवाब देता है कि चेरी के फूल का सीजन जापान में स्पेशल है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे सबसे अच्छे सीजन का पूरा आनंद लें। कतासी अपने आप से सोचता है और यहां से हमारी न्यू स्टोरी शुरू होती है और इस तरह एपिसोड खत्म होता है। आने वाले एपिसोड के लिए बने रहें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी नए अपडेट्स प्राप्त करने के लिए बेल ऑन करें। एक सैलरीड व्यक्ति जो दुर्घटना में मर जाता है और महान डीमन किंग द्वारा दूसरी वर्ल्ड में बुलाया जाता है और उसे बड़े बेनिफिट्स के साथ एक स्पेशल जॉब की पेशकश की जाती है जो कि डीमन किंग की आर्मी में शामिल होने के लिए है, जो कि बड़े हेवनली 4 किंग्स में से एक है और बिना किसी पावर के वह युद्ध में बहुत बेकार है। लेकिन उसके पास एक सैलरीड व्यक्ति और एक बिजनेसमैन के कौशल है, क्या वे उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त होंगे? यह 2025 का हमारा पहला एपिसोड रूलर द्वारा अपनी आर्मी में 4 महान जनरल्स पर डिस्कशन के साथ शुरू होता है। पहली रेड हेड लड़की अमेंडा है, दूसरी स्टॉर्म मैजिक SFID का होल्डर है, तीसरा अर्थ बैरियर नाइट जेनम है, अंत में एक आउटसाइडर है जो ह्यूमन नाम का प्रतीत होता है, यूकिमा डायनासोर्स। ये है यूकिमा दुसिक है, एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, एक लंबी और कठिन जॉब। सर्च के बाद आखिरकार उसे हायर किया गया। वो बहुत उत्साही था, डेडिकेशन से काम करता था और अपने ड्यूटीज को पूरी तरह से निभाता था। हालांकि उस समय उसके कोलीग्स करियर की सीढ़ी पर कॉन्स्टेंटली चढ़ रहे थे, जबकि उसके सीनियर्स ने कभी उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं किया। एक दिन उसे ओवरसीज एक फार कंट्री में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत कठिन था और उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। फिर भी उसने हार्ड वर्क किया और अकेले ही सब कुछ हैंडल किया, वर्क प्लेस की क्लीनिंग और हाइजीन की। फिर एक दिन सभी उसके इर्द गिर्द गैदर होने लगे और थिंग्स सुधरने लगी। लेकिन जैसे ही थिंग्स ठीक होने लगी, उसे एक फोन आया जिसमें बताया गया कि उसे दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस समय वो बहुत निराश हो गया और सिटी की स्ट्रीट्स पर घूमने लगा और खुद से बात करते हुए सोचने लगा कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद उसने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। यही अब रियलिटी है। हम डायनासोर्स को ये कहते हुए देखते हैं कि मैं कहाँ हूं, क्या हो रहा है, ये अजीब लोग कौन है। उस समय लीडर उससे बात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम डीमन किंग की आर्मी में 4 जनरल्स में से एक की सेवा करो। दसों हैरान हो जाता है और खुद से बात करना शुरू कर देता है कि मेरे जैसे किसी लॉरेंक वाले एम्प्लॉय को डीमन किंग की आर्मी में सर्विस करने के लिए क्यों चुना जाएगा। किंग तब अपने लॉजिक को समझाता है और अपने टेन्योर के दौरान डीनोज की अचीवमेंट्स को बताता है। विदेश में 5 साल बिताने के बाद उसने एक नई लैंग्वेज सीखकर और लोकल लोगों को सिखाकर लोकल ऑपरेशंस सक्सेसफुली शुरू किया और डीमन किंग ने उसे अपनी पावरफुल डीमन आर्मी में शामिल होने के लिए एकदम सही कैंडिडेट घोषित किया। डायनासोर के अंदर एक इंटेंस इंटरनल मोनोलॉग है जिसमें कहा गया है कि मेरी अचीवमेंट्स को रिकॉग्निशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डीमन आर्मी के साथ कैसे काम कर सकता हूं। अंत में वो रहने और उनकी सर्विस करने का फैसला करता है। लीडर फिर उसे बताता है कि वो फुल बेनिफिट्स, प्राइसलेस इंफॉर्मेशन और सफिशिएंट वेल्थ का आनंद लेगा। आपको अपने पिछले वर्ल्ड में एक मैनेजर के बराबर सैलरी और अथॉरिटी मिलेगा, वो डेल डोआस द्वारा कहता है। किंग ने कहा कि आपको अपने स्टाफ को चुनने की फ्रीडम होगी और आपको अपना खुद का ऑफिस दिया जाएगा। डायनासोर के इन वर्ड से अत्यधिक खुश होकर सुकी ने अपनी एक्साइटमेंट व्यक्त की। किंग ने उसे एश्योरेंस दिया कि उसे अपने डिसीजन में पूरी फ्रीडम है। अगर वो प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो वो अपनी वर्ल्ड में वापस जा सकता है और कैट कर्नल सी किमोरा को देखने के लिए हायर कर सकता है। जवाब देने से पहले मेरे डीमन किंग किसी ने भी मुझे पहले कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि मैंने हमेशा अपना काम किया है, तो आपको मेरे जैसे गार्बेज की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि आपका प्रपोजल बहुत जेनरस है, लेकिन अंत में आप ही हारेंगे। डीमन किंग क्रोधित हो जाता है और फर्मली आंसर देता है, उन फूल्स पर ध्यान न दें जो आपकी वैल्यू नहीं देख पाए। मैं आपके वर्क को इंपॉर्टेंस देता हूं। मैंने आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत और आपके बारे में सब कुछ देखा है। मैं आपकी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इस मिशन को कंप्लीट करने में कैपेबल हैं। इसलिए मैंने आपको उस टाइम यहां बुलाया है। मंदरा ने हस्तक्षेप किया, ये ह्यूमन पिटिफुल है। ऐसा कोई वे नहीं है कि वो डीमन आर्मी में 4 महान जनरल्स में से एक बन सके। अन्य 3 जनरल्स ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी भावना को रिपीट करते हुए कि वो रोल के लिए अनफिट है। डीमन किंग उनकी कमेंट से बेपरवाह होकर कहता है कि बहुत अच्छा, हम उसका टेस्ट करेंगे। दोस्त की हैरान है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, प्रतिक्रिया अलंद्र ने उसे बहुत ताकत से किक मारने की कोशिश की। डीमन किंग ने उसके अटैक को रोकते हुए कहा कि स्टॉप, ये आदमी स्ट्रांग नहीं है, वो मुश्किल से कॉन्शियस में है और उसमें कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है। मंदरा ने डीमन को जोड़ते हुए सार्केस्टिकली कहा, आर्मी में इविल सोल्स हैं, डीमंस और हफ ह्यूमंस सभी डोमिनेंस के लिए फाइट कर रहे हैं। एक हेल्पलेस इंसान इस तरह 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, इससे पहले कि वो हमारे अंदर भी किसी स्ट्रांग पर्सन द्वारा स्वॉलोड हो जाए। डीमंस ऑपोजिशन को प्रोवोक करते हैं। एक
और वुमन जनरल ने इंटरवीन करते हुए कहा कि हफ ह्यूमंस हमेशा विदाउट रीजन फाइट करना चूज करते हैं। अलंद्र ने रिप्लाई किया कि ये एग्जैक्टली वही ऑपोजिशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन डीमन किंग उनकी आर्ग्यूमेंट को इग्नोर कर देता है और उचिमुरा को एड्रेस करना जारी रखता है। तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ या कोई स्पेशल पावर नहीं है, डीमन किंग उससे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें जो चीज वैल्यू करता हूं वह है तुम्हारी इंटेलिजेंस। लेकिन किमुरा ने हेजिटेशन से जवाब दिया, आई कांट डू एनीथिंग। कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसकी डेथ किक को रोक सकूं। ये मेरी आर्म को टेयर कर देगी और मैं एक स्टैचू से ज्यादा कुछ नहीं रह जाऊंगा। डीमन किंग उसे काम रहने का एश्योरेंस देता है। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट टेस्ट चुना है। वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन आर्मी रैम्पेज किंगडम की लैंड पर रिक्रूट करना चाहती है, जहां सैलमेंडर और वेयरवुल्फ जैसी विभिन्न रेसेस निवास करती है। हालांकि मैनर के साथ हमारी बातचीत स्मूथली नहीं चल रही है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने टेस्ट के रूप में मॉनिटर के साथ बातचीत करो, उनका ट्रस्ट गेन करके अपने स्किल्स को प्रूव करो और उन्हें हमारे रैंक्स में शामिल होने के लिए कन्विंस करो। अगर तुम्हें डिटेल्स की जरूरत है तो पूछो। अलंद्र बड़ी अनविलिंगली के साथ उचिमुरा अलंद्र के साथ मैनर के रीजन में जाता है। वो ये जानकर स्कैर्ड है कि हर कोई उसे एक यूजलेस एम्प्लॉय के रूप में देखता है जिसके पास कोई मैजिक या स्पेशल एबिलिटी नहीं है। वो 4 मेजर जनरल्स में से एक कैसे बन सकता है? हालांकि उचिमुरा टेस्ट के लिए अग्री करता है क्योंकि वो हमेशा एक ऐसे लीडर के लिए काम करना चाहता था जिसे वास्तव में उसकी नीड हो। वो ऐसा करने का रिजॉल्व करता है। डीमन किंग के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। मैनर लीडर के चेंबर में पहुंचने पर युकिरा डोर के जाइंट साइज से स्कैर्ड हो जाता है। अमेंडा उससे कहती है कि वो लीडर को देखेगा तो समझ जाएगा और उसे वार्निंग देती है कि मैनर नेचुरली इविल है, इसलिए उसे आपके साथ कुछ भी ना करने दे। जब मंदरा डोर खोलता है, उचिमुरा मैनर के जाइंट साइज से शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता। मैनर इनिशियली उससे बात करता है, लेकिन जब वो डीमन आर्मी में शामिल होने के टर्म्स का मेंशन करती है तो वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने से रिफ्यूज कर देता है। एंग्री मंदरा उस पर शाउट करती है, लेकिन उसके एफर्ट्स फ्यूटाइल होते हैं। कॉन्वर्सेशन फेल हो जाती है और बदले में मैनर रूम में काफी सारा गार्बेज थ्रो कर देता है। डिसअपॉइंटेड ऑनरा बाकी को युकिमा के पास छोड़ देता है, जो स्कैर्ड है और इस बारे में अनअवेयर है कि जाइंट क्रीचर को कैसे हैंडल करें। बाद में हम युकिमुरा को एक टैवर्न में बैठकर अपनी फेवरेट ड्रिंक पीते हुए देखते हैं और जाइंट के बारे में क्या करना है इस पर सोचते हुए वो याद करता है कि कैसे उसके प्रीवियस बॉस ने हमेशा उसके एफर्ट्स के बावजूद उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने खुद से कहा कि आई विल रिजॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। मीनवाइल अलंद्र डीमन किंग से बात करती है। मैनर का एटीट्यूड फर्म रहता है और इस आदमी के इस दुनिया में आने पर उचिमुरा फिर मंदरा से कहता है कि आई वॉन्ट टू हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद लॉर्ड तारास। अलंद्र मॉक्स इम्पॉसिबल पर वो हमेशा की तरह एरोगेंट और स्टबन है। जब कमुरा फर्मली रिप्लाई करता है तो यू गिव अप वेरी क्विकली। जब कॉन्वर्सेशन की बात आती है तो उसका साइज मायने नहीं रखता। हमारे बीच एक क्लियर नॉलेज गैप है और इसलिए कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ रही है। अगर आप उस गैप को फिल करना चाहते हैं तो आपको उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट करना होगा और ट्रस्ट बनाने के लिए हार्ड वर्क करनी होगी। आई विल मेक श्योर कॉन्वर्सेशन सक्सेसफुल हो। मंदरा उसमें एक चेंज देखती है। खुद से सोचती है कि उसने वो पिटिफुल लुक खो दी है जो कभी थी। उचिमुरा अकेले मैनर के चेंबर में प्रवेश करता है जबकि ओल्ड मंदरा उसे चेक करने के लिए पीछा करती है। वो ये देखकर अमेज्ड हो जाती है कि रूम गार्बेज के ढेर में बदल गया है। युकिमा बाहर आती है और पूछती है लॉर्ड टायस के साथ क्या हुआ, उसकी करेज कैसे हुई। आप हमारे किले की प्योरिटी को डिफाइल करते हैं। मैं उचिमुरा ने कामली उत्तर दिया कि लॉर्ड टस राजा के साथ इंटीग्रेशन अग्रीमेंट के विवरण को फाइनलाइज कर रहा है। पिछली रात की कॉन्वर्सेशन के बाद उसने डीमन आर्मी में शामिल होने का डिसीजन लिया और हमारी टर्म्स पर सहमत हो गया। आंद्रा इनक्रेडिबल है और कह रही है कि मैंने उसके साथ बहुत स्ट्रगल किया है। उन्हें डीमन किंग से मिलना पड़ा। मैंने हमेशा सोचा था कि तारस अगेंस्ट बातचीत के सख्त था, लेकिन ऐसा लगता है कि बातचीत गुड रही। पास्ट की यादें वापस आ गई। फॉरेन कंपनी के ऑफिशियल्स ने हमेशा बातचीत के दौरान मना कर दिया। मैंने जो भी किया मैं हमेशा ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप था, लेकिन अचानक उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने पैशन और डिस्कशन को कुछ पॉजिटिव के रूप में देखा और मुझसे बात करने के लिए ईगर थे। मेनूर का एक बेसिक नियम है कि जब वे अपने क्वार्टर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने साथ स्ट्रॉ लाना चाहिए। वे किसी और के बेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका स्ट्रॉ ले लिया गया था। उन्हें जमीन पर सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना पड़ा। अपनी इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन ने उन्हें एंग्री कर दिया क्योंकि वे बहुत कंसर्न थे। अलंद्रा ने एक्नॉलेज किया कि ये मेरी फॉल्ट है। मुझे उनके पर्सपेक्टिव पर अधिक ध्यान से विचार करना चाहिए था।
नेता ने अपोलोजाइज्ड और कहा कि हम दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कितना रूड हो रहा था। फिर उन्होंने योशिमा को थैंक्ड और एक्नॉलेज किया कि इनमें से कोई भी उनकी हेल्प के बिना हल नहीं हो सकता था। उसके बाद तारस ने बिड फेयरवेल लिया और दूसरों के साथ उसे विदा किया। अलंद्रा अभी भी इन डिसबिलीफ उचिमुरा की ओर मुड़ी और कहा कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने कुछ ऐसा देखा कि डीमन किंग ने उन्हें एड्रेस किया, और कहा कि दूसरों की अनदेखी की गई बातों को नोटिस करने की एबिलिटी उचिमुरा की ताकत के रूप में आपने सफलतापूर्वक पास किया है। ये 4 महान जनरल्स के बीच आपकी स्थिति की आधिकारिक शुरुआत है। आपने एक कठिन चैलेंज को पार कर लिया है, इसलिए मुझे डाउट है कि आपकी अपॉइंटमेंट पर कोई ऑब्जेक्शन होगी। दानव राजा ने युकिमुरा को एक ब्रेसलेट दिया और कहा कि ये 4 महान जनरल्स में से एक के रूप में आपके पोजीशन का सिंबल है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप न्यू हैं। अपने आइडियाज के आधार पर आपको जो राइट लगता है उस तरह से काम करें। उचिमुरा ने उन्हें थैंक किया और पुरानी मंडरा उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए आगे आई। साथ में उन्होंने अपने सिंबल एक साथ रखे जो उनकी यूनिटी का प्रतीक था। उसने कहा कि हम आपको अपने में से एक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। मुझे कुछ अन्य डिस्कशंस में आपकी हेल्प की आवश्यकता होगी। दानव राजा ने कंक्लूडेड किया कि यामुरा वो लाइट है जो स्प्रेड हो गया है। हमारे हीरो उचिमुरा सिलिड की ओर बढ़ रहे हैं उसका ग्रीटिंग करने के लिए, क्योंकि उसने हाल ही में पोजीशन स्वीकार किया है और उसे सभी जनरल्स के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने की आवश्यकता है। वो दरवाजा खटखटाता है और एक लड़की दरवाजा खोलती है और उससे सिद के बारे में पूछती है, और वो पूछती है कि वो कौन है। वो बताता है कि उसे अभी अभी 4 बड़े जनरल्स में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। लड़की खुद को बेलिंदा के रूप में पेश करती है और कहती है कि स्फिड हाई स्टॉर्म सॉर्सरेस कुछ समय से अनुपस्थित है, लेकिन उसे ये बताने का वादा करती है कि वो उसके पास रुका था। फिर वो अचानक दरवाजा क्लोज कर देती है। अलंद्रा अपीयर्स होती है और उसे बताती है कि मैजेस्टी उसे एक नया मिशन सौंपने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वे एक साथ राजा के पास जाते हैं और राजा टेल्स मिशन के बारे में गूल ट्राइब के साथ मर्जर पर निगोसिएशंस करते हैं। लक्ष्य क्षेत्र के आसपास के सेमी ह्यूमन ट्राइब्स के साथ यूनाइट होना है ताकि उनकी आर्मी को स्ट्रेंथन किया जा सके, खासकर गूल के साथ जो अत्यधिक इन्फ्लुएंशियल है। उनके पास एक विशाल आर्मी है और वे कई नेबरिंग ग्रुप्स के लिए लीडर्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अलायंस अविश्वसनीय रूप से बेनिफिशियल होता है। क्योंकि राजा इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए योशिमुरा को चुनता है, उसे विश्वास है कि कोई भी इसे पूरा नहीं कर सकता। वामुरा सहमत होता है और लीड अलंद्रा के साथ चला जाता है, जो कहती है कि वह मिशन पर उसके साथ जाएगी क्योंकि वो बड़े 4 का हिस्सा है। एमिरा सजेस्ट करती है कि वे पहले नॉर्म से मिले क्योंकि वो सेमी ह्यूमन बलों का नेतृत्व करती है और गूल ट्राइब उस श्रेणी में आता है। उसे लगता है कि वे यूजफुल इंटेलिजेंस एकत्र कर सकते हैं। एलांड्रा ने डिनाइड और कहा कि उसे पहले व्हीकल की जांच करनी है। तिमुरा सहमत हो गया और चला गया। दृश्य 9 में बदल गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में जहां हर कोई स्वॉर्ड फाइटिंग का अभ्यास कर रहा था। एक बार ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद वो तिमुरा के पास गई और पूछा कि वो वहां क्यों है। उसने उससे सवाल किया घोल कबीले के बारे में और वह उसे बताती है कि उनका लीडर ओगरी एक दुर्जय और साहसी अपोनेंट है क्योंकि अचानक सभी मंद्रा एंग्री में दिखाई देते हैं, और उचिमा को बताते हैं कि उसने व्हीकल तैयार करना समाप्त कर दिया है और वो उसके बारे में चिंतित होने के कारण आई है डैम मॉक्स करता है और उसे उस चीज को उससे दूर ले जाने के लिए कहता है, जिससे अल मंद्रा को गुस्सा आता है जो उस नाम से पुकारे जाने से नफरत करता है। उचिमुरा अनअवेयर देखता है क्योंकि दोनों के बीच टेंशन सामने आता है। दृश्य फिर से घोल कबीले के पैलेस में बदल जाता है जहां ओकिमुरा और अलंद्रा लीडर के एंट्रेंस की परमिशन के लिए बाहर प्रतीक्षा करते हैं। जिमुरा अलंद्रा को शांत करने की कोशिश करता है, ये समझाते हुए कि अपोनेंट को उन्हें परेशान करने के लिए वेट करना एक सामान्य स्ट्रैटेजी है। वो उसे शांत रहने की एडवाइस देता है। अपने पिछले काम के एक्सपीरियंस से बोलते हुए आखिरकार एक गर्ल आती है और उन्हें पैलेस के अंदर उसका फॉलो करने के लिए कहती है। युशिमा चारों ओर देखता है और अलंद्रा उसे बेहद कॉशियस रहने की वार्निंग देती है। घोल आर्मी डीमन आर्मी जितनी ही स्ट्रांग है और उनका लीडर बेहद मुश्किल है। वे लीडर के रूम में प्रवेश करते हैं और जब अलंद्रा बोलने की कोशिश करती है तो वो तुरंत उसे साइलेंट रहने के लिए कहता है क्योंकि वह चुप हो जाता है। लीडर उन्हें बताता है कि वो जो भी चाहेगा वो अग्री करेगा, लेकिन केवल तभी जब वे उसे डीमन किंग का सिर लाएंगे। अमांद्रा मिशन को खतरे में डालने से बचाने के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, जबकि यामिरा शांति से लीडर से उसकी स्थिति के बारे में सोचने के लिए टाइम मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वे वापस आएंगे। फिर वो अलंद्रा को ले जाता है और पैलेस से बाहर निकल जाता है। अलंद्रा फ्यूरियस हो जाती है और जोर देती है कि वो उस एरोगेंट लीडर को मारना चाहती है। अमीरा उसे शांत करने की कोशिश करती है
और समझाती है कि लीडर का गोल उन्हें प्रोवोक करना और कॉन्वर्सेशन को डिसरप्ट करना था। वो बताता है कि लीडर का कोऑपरेशन करने का कोई वास्तविक इंटेंशन नहीं है, लेकिन एक ट्राइब के चीफ के रूप में वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है। इसलिए वो जानबूझकर ऑफेंसिव बातें कहता है ताकि उन्हें फेलियर की ओर धकेला जा सके और डीमन किंग को इसके लिए दोषी ठहराया जा सके। अमांद्रा अभी भी गुस्से में पूछते हैं कि क्या उनके शब्दों ने आपको गुस्सा नहीं दिलाया। यूके किमिरा ने माना कि बेशक मैं गुस्से में हूं, लेकिन अगर हम अपना गुस्सा अभी एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे मास्टर द डीमन किंग को बहुत बैड पोजीशन में डाल देगा। इसके बजाय हम इसका इस्तेमाल दूसरे स्टेट्स के साथ अलायंस बनाने या यहां तक कि घोल कबीले के खिलाफ अटैक करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि अगर कॉन्वर्सेशन वास्तव में फेल हो जाती है और हमें अभी के लिए पीछे हटना चाहिए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से केवल अमांड्रा के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। तो हमें इस बीच क्या करना चाहिए? उसी टाइम एक छोटी लड़की उनके पास आती है और खुद को लुलू ओगर की डॉटर के रूप में पेश करती है और बात करने के लिए कहती है। अलंड्रा हैरान हो जाती है और मानती है कि वो उनसे छुटकारा पाने के लिए वहां है, लेकिन अलुलू बताती है कि वो वास्तव में चाहती है कि वे उसके फादर को उखाड़ फेंके। उचिरा और अलंड्रा दोनों उसके स्टेटमेंट से शॉक्ड है। फिर अलुलू उन्हें पैलेस के फूड वेंडर के पास ले जाती है, जहां वो बताती है कि घोल कबीले का एक बार नेबरिंग ट्राइब्स पर बहुत प्रभाव था, लेकिन अब वे फाइनेंशियल रूइन और कई कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए हैं। तिमुरा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि सोल्जर्स के इक्विपमेंट पुराने और वॉर्न आउट लग रहे थे और पैलेस खुद डार्क और लाइफलेस था। इसने उसे स्ट्रगलिंग कॉर्पोरेशंस की याद दिला दी, जबकि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप क्विक डिसीजंस लेने की अनुमति देता है। ये इनइफेक्टिव हो जाता है और जब इश्यूज उठते हैं तो अडेप्ट करने में असमर्थ होता है। लुलू उनके एनालिसिस से सहमत है और जोड़ता है कि उनकी फॉलिंग क्लीनिंग प्लान को फिर से बनाने का एकमात्र तरीका डीमन किंग की आर्मी पर डिपेंड रहना है। हालांकि उसके फादर उसकी बात सुनने से इनकार करते हैं। इसके अलावा वो सीरियसली सिक है, जिसके कारण उन्होंने अपनी मीटिंग में डिले की और उसके बारे में इंफॉर्मेशन छिपाई। उसके फादर स्ट्रांग होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो अपने प्राइम से बहुत दूर है। अगर वो अचानक मर जाता है तो कबीले में केओस फैल जाएगा। चमोरा उसे शांत रहने की एडवाइस देता है, वार्निंग देता है कि उसका बिहेवियर केयरलेस है। वो समझाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अपने लीडर के हेल्थ के बारे में, स्पेशली इंटरनल मैटर्स का खुलासा नहीं करना चाहिए। चीफ की डॉटर को और भी कॉशियस रहना चाहिए। अलुलू को एहसास होता है कि उचिरा काइंड है और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती है। फिर अचानक वो उससे मैरिज करने और ट्राइब का नया चीफ बनने के लिए कहती है, ये मानते हुए कि उसके जैसा कोई उसके लोगों को बचा सकता है। अल तिमुरा इमीडिएटली मना कर देता है, लेकिन अलुलू उसे एक्सेप्ट करने के लिए प्लीड करता रहता है। अलंद्र बीच में आती है और उसे काम होने के लिए कहती है ताकि वे चीजों के बारे में केयरफुली सोच सके। बाद में उस नाइट यूकिमुरा अपने रूम में वापस चला जाता है और डीप थिंकिंग में डूब जाता है। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। डीमन का कॉन्वर्सेशन करने का कोई इंटेंशन नहीं है और यहां तक कि उसकी डॉटर भी गोस्ट ट्राइब के साथ मर्ज करने का एक्टिंग करती है। ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है, लेकिन यूकिमुरा इस डिलेमा को सॉल्व करने का एक तरीका ढूंढने का रेजोल्यूशन लेता है। अगली मॉर्निंग अलंद्र उचिमिरा के पास जाती है क्योंकि उसने सुना है कि वो एक सल्यूशन लेकर आया है और चाहती है कि वो उसे इसके बारे में बताए। उसे लगा कि वे घोल ट्राइब में जा रहे हैं, लेकिन यामुरा उसे इन्फॉर्म करता है कि वे कहीं और जा रहे हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर चीजें प्लान के अनुसार होती हैं तो लीडर उन्हें डिस्कशन के लिए इनवाइट कर सकता है। एक वीक बाद खुद उचिरा और सभी मंडरा डीमंस के पास जाते हैं। उचिमिरा कहता है, आपने हमें अचानक बुलाया। डीमन गुस्से में जवाब देता है कि इग्नोरेंट होने का प्रिटेंस मत करो। क्यों दूसरी रेसेस डीमन किंग की आर्मी में ज्वाइन होती है? यूकिम याद करता है जब अलंद्र ने उनसे दूसरी रेसेस के बारे में पूछा था। उनकी जर्नी के दौरान है ने जवाब दिया था कि वे भी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, घोल ट्राइब ने पहले डीमन किंग की आर्मी को सपोर्ट किया था, लेकिन वे अब ऐसा नहीं करते। इसलिए वे शुरू करते हैं घोल ट्राइब से सटे भूमि को इंक्लूड करना और यूकिमा इसे बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग फोर्ट के ऑपरेशन के रूप में रेफर करता है। बांद्रा की कमेंट यह है कि मैंने यही सोचा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमें खुद बुलाएगा। फिर वो एक स्ट्रैटेजी याद करती है जिसे जमुरा ने बहुत समय पहले इस्तेमाल किया था जब वो एक बड़ी कंपनी के साथ डील करने की कोशिश कर रही थी। राय बताती है कि जब बड़े कॉर्पोरेशंस अपने सामने के दरवाजे खोलते हैं तो वे आपको बाहर कर देंगे। इसलिए उसने स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज को टारगेट किया और उन्हें प्रोडक्ट्स की ऑफर दी इस उम्मीद के साथ कि बड़े लोग उनसे खरीदेंगे। और प्राउड लीडर ने इस मैटर को आसानी से जाने नहीं दिया। अलमंद्र जारी है, मैं पहले फेज में सक्सेसफुल रहा। इमुरा ओगी से बात करता है और कहता है
कि वे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब डीमन किंग की आर्मी में ज्वाइन होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में गिरावट की गारंटी मिलती है। ओजी नाराज होकर जवाब देता है, मैंने इसके लिए नहीं कहा। ये क्षेत्र घोल ट्राइब का है और मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा। ओमुरा ने अपना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखा और अपना कंट्रोल खोने के बजाय इस बात पर जोर दिया कि ये मर्जर केवल उनके द्वारा नहीं किया गया था। घोल ट्राइब ने भी इसमें भाग लिया और लुलू ने पड़ोसी ट्राइब्स के साथ बातचीत आयोजित करने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि आपकी बेटी के पास नेगोशिएशंस को स्मूथली चलाने के लिए पोजीशन और रिलेशंस है। डीमन हैरान है और पूछता है कि लुलू ऐसा क्यों करेगी। डब्ल्यू मेरा जवाब देती है कि लुलू सेमी ह्यूमन रेसेस का फ्यूचर है। हमारे पास इस डिलेम से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम डीमन किंग की आर्मी पर डिपेंड रहें। आप सबसे स्ट्रॉन्ग फादर हैं, रोल मॉडल हैं। और लुलू अपने फादर के साथ अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए रोने लगती है। लेकिन जिस महान डीमन को मैं कभी जानती थी वो एक बूढ़ा सिक मैन बन गया है। अब साथ आने का समय आ गया है। कमुरा फिर पूछता है कि क्या होगा अगर हम एक अलायंस बनाते हैं, इक्वल पार्टनरशिप, क्योंकि डीमन किंग दूसरे साइड को ऑटोनॉमी देता है, लेकिन कंडीशंस काफी डिफरेंट होंगी। डीमन अपने एरोगेंट नेचर के साथ जवाब देता है कि मुझे इसके बारे में केयरफुली थिंक करना होगा। जमोरा डीमन को उसकी विजडम के लिए थैंक करता है और कहता है कि उसे डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए। डीमन खुद को सोचते हुए सोचता है कि ओलुलू बड़ा हो गया है और टाइम सच में बदल रहा है। कुछ दिन बाद ओमान बांद्रा यमिरा के पास भागता है और उसे एक्साइटेड होकर बताता है कि डीमन ने डील करने के लिए उनसे कांटेक्ट किया है। किमिरा जवाब देता है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन डीमन किंग ने मुझे एक डायरेक्ट सबऑर्डिनेट अपॉइंट करने के लिए कहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ऑनेस्टली मेरे जैसे ह्यूमंस को किसे चूज करना चाहिए। सच में ये नहीं बता सकता कि सेमी ह्यूमंस और डीमंस में से कौन सबसे अच्छा है। आमंदरा उसे ऐसी सिचुएशंस में अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने के लिए एनकरेज करती है। वो कहती है, अगर मैं कर सकती तो मैं यू को चूज करती। उचिमिरा मुस्कुराता है कि वह उस मोमेंट उसे चूज करती। अलुलू ये कहते हुए एंटर करती है, मुझे हमारे अलायंस के लिए घोल ट्राइब का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ काफी समय हो गया है। डीमन किंग की आर्मी के साथ तब से मेरे फादर ट्राइब के और मेंबर्स को काम सौंप रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी वजह से पूरा घोल ट्राइब बदल रहा है। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? आयोरा जवाब देती है, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो क्या तुम मेरे साथ काम करने में इंटरेस्ट रखते हो? अलुलू उत्सुकता से जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। एपिसोड का एंड उचिमिरा के साथ होता है, जो इस बात पर सोचता है कि इन निगोशिएशंस के कारण डीमन किंग की आर्मी का एक्सपांशन कैसे हुआ है। लेकिन वो वार्निंग देता है कि हर बेनिफिट एक रिस्क के साथ आता है, हमें कॉशियस रहना चाहिए। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है, आज का एपिसोड समाप्त हो गया है। आने वाले एपिसोड के लिए बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।